नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन सिवाच, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, आइजियन कॉलेज लाडवा, कुरुक्षेत्र। हमारा आज का टॉपिक रहेगा द कांग्रेस ऑफ वियना 1815 एडी। वियना का समझौता 1815 ईस्वी। इससे पहले के वीडियोस में हमने किस तरह से वियना का समझौता हो रहा है, किस तरह से कांग्रेस का गठन हो रहा है, क्योंकि नेपोलियन ने जो यूरोप के नक्शे को बदल कर रख दिया था, उसको दोबारा से नेपोलियन की जब हार हो रही है वाटरलू के युद्ध में, उसको दोबारा से किस तरह से ठीक किया जाए, इस प्रश्न को लेकर वियना में समझौता होता है 1815 ईस्वी में। इससे पहले के वीडियोस में हमने कि वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, इसके किन सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था, किस तरह की इसकी कार्यप्रणाली थी, इसने कौन कौन से डिसीजन लिए थे। अगर उससे पहले हम देखें कि ये नेपोलियन के ग्रैंड एम्पायर है, ये जो आपको ब्लू पार्ट नजर आ रहा है, ये नेपोलियन का साम्राज्य है, यानी यूरोप के इस इतने हिस्से पर नेपोलियन का डायरेक्ट राज्य था। दूसरा जो ये हल्का ब्लू है, इसमें आपको नजर आ रहा है डिपेंडेंट स्टेट, यानी ये भी नेपोलियन के ऊपर आश्रित थे। और ये जो हल्का पिंक है, ये है अलाइज ऑफ नेपोलियन, यानी ये नेपोलियन के साथ समझौते वाले देश थे। यानी लगभग पूरे यूरोप के ऊपर हमें ये सिर्फ लाल पार्ट को छेड़कर, जो कि इंग्लैंड का साम्राज्य है, यानी उसको छोड़कर सारे हिस्से पर नेपोलियन ने किस तरह से अपना राज्य जो है वो स्थापित कर लिया था। परंतु जब नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हार रहा है, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री मैटरनिक, उसकी हार के बाद जब चारों राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, रशिया और पर्शिया मिलकर समझौता करते हैं कि नेपोलियन का क्या किया जाए और किस तरह से नेपोलियन ने राज्यों की सीमाओं को इधर उधर किया है, उसको किस तरह से संगठित दोबारा से किया जाए। तो ये आप मैप देखेंगे तो आपको नजर आएगा किस तरह से फ्रांस की सीमाओं को पहले की तरह ही जो 1891 ईस्वी में थी उतनी ही निश्चित कर दी गई थी। इसके अलावा पोलैंड का किस तरह से पर्शिया, ऑस्ट्रेलिया और रशिया ने बांट लिया था, पोलैंड को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया को बेल्जियम से अलग करके बेल्जियम को अलग से बना दिया गया था और ऑस्ट्रेलिया को बावेरिया, एड्रियाटिक के तट पर इलियन प्रांत भी दे दिए गए थे और उसको पोलैंड का तीसरा हिस्सा भी मिल गया था। इसी तरह से पर्शिया को पावेनिया का प्रदेश यानी स्वीडन का से छीन कर इसको पर्शिया के बाल्टी सागर का मार्ग जो है वो उसके लिए खुल गया था और रूस को पोलैंड का हिस्सा मिला था। सबसे अधिक हमें नजर आता है कि इंग्लैंड को फायदा हुआ, उसको बहुत सारे उपनिवेश प्राप्त हुए और फ्रांस के एक तरफ जो है बफर स्टेट्स इकट्ठे कर दिए गए, जिसमें स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, ये बेल्जियम, ये सारे के सारे हमें नजर आते। किस तरह से जर्मन किंगडम की स्थापना की गई, इटली को क्या मिला, ये हमने पहले की वीडियो में चर्चा कर ली थी। यानी पूरे 1815 ईस्वी में पूरे यूरोप का नक्शा जो है वो बिल्कुल बदल दिया गया, जो कि हमें नेपोलियन के समय में नजर आता है। तो वियना कांग्रेस में जो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय कानून को लेकर हो या दास प्रथा के अंत को लेकर हो, बहुत सारे इस तरह के कार्य भी किए गए। या हमें नजर आता है कि बहुत सारे देशों का निर्माण जो किया गया था नेपोलियन के द्वारा, उनका अस्तित्व एकदम से मिटा दिया गया, या जो सीमाएं थी पहले उन सीमाओं को तोड़ मरोड़ दिया। तो ये कहीं ना कहीं ये सारा का सारा हमें क्या नजर आता है कि ये चार राष्ट्रों का एक पहले से ही लिया हुआ गुप्त समझौता था और अपने स्वार्थों के ऊपर टिका हुआ था। तो आज अगर हम इसके क्रिटिसिज्म की बात करें कि वियना कांग्रेस के आलोचना के तौर पर देखें तो हमें इसके बहुत सारे नए पहलू नजर आते हैं। कांग्रेस ने जो भी कार्य किए उनमें से कुछ अच्छे थे और कुछ बुरे भी थे। जैसे अगर हम मेरिट्स के तौर पर देखें, वियना कांग्रेस का जो सम्मेलन अगर नहीं होता तो न ही होली अलायंस और क्वार्टर पोल अलायंस की स्थापना होती, यानी पवित्र संघ और चतुर्मुखी मंडल की स्थापना कभी भी नहीं होती। राजनीतिज्ञों के आपसी मेल मिलाप की वजह से ही ये दोनों अलायंस जो है वो खड़ी होती। और अगर हम लाभ देखें तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो दासों के बेचने की प्रथा बड़े जोरों पर थी, कुछ व्यापारी पिछड़े हुए देशों के लोगों को पकड़कर दास बना लेते थे, फिर उन्हें सामंतों के हाथ बेच देते थे, तो दासों के साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया जाता था। तो
कांग्रेस ने दासों के व्यापार की बड़ी निंदा की और समाप्ति के लिए प्रस्ताव भी रखा। हालांकि ये व्यापार पूरी तरह से तो बंद नहीं हो पाया, परंतु भविष्य में इसे समाप्त करने के लिए ठोस कदम जो वो उठाए गए। इसके अलावा इसके लाभों को अगर हम देखें तो यूरोप के राष्ट्रों को अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए विचार विमर्श करने के लिए एक रंगमंच मिल गया। वियना कांग्रेस का सम्मेलन युद्ध निषेध की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। इस सम्मेलन के कारण पर्शिया भी एक शक्तिशाली राज्य बन गया। आगे चलकर इसने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी तरह से सार्डिनिया के शक्तिशाली राज्य ने इटली के एकीकरण में सहयोग दिया। वियना कांग्रेस ने कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी निर्माण किया, जिसके परिणाम स्वरूप कूटनीतिक परंपरा का विकास हुआ। इस सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये था कि युद्धों के थके हुए यूरोप को लगभग 40 वर्षों तक शांति बनी रही। इस प्रकार हम देखते हैं कि वियना की कांग्रेस ने काफी महत्वपूर्ण कार्य किए। विश्व शांति स्थापित करने में भी कुछ हद तक सफल रही। कैटल भी लिखते हैं कि वियना कांग्रेस के कुछ निर्णय 50 वर्ष तक और कुछ 100 वर्षों तक चलते रहे। अब अगर हम इसके दोषों को देखें तो वियना की कांग्रेस ने जहां अच्छे कार्य किए, वहां इसने कई ऐसे कार्य भी किए जो कि दोषपूर्ण थे, जैसे अस्थायी शांति, टेम्परेरी पीस। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य युद्धों का अंत करके शांति की स्थापना करना था, परंतु यूरोप को स्थायी शांति इससे प्रदान नहीं हो सकी। क्रांति के सिद्धांतों को बिल्कुल ही भुला दिया गया। एक आलोचक के तौर पर यहाँ तक कह दिया जाए कि सच तो ये है कि कांग्रेस के कार्य करने का ढंग बड़ा ही गलत था, जिसके परिणाम स्वरूप उतनी समस्याएं हल न कर सकी जितनी इसने उत्पन्न कर दी थी। इसके अलावा रिएक्शनरी पॉलिसी, प्रतिक्रियावादी की नीति, मेटरनिक के प्रभाव के कारण वियना कांग्रेस की नीति प्रतिक्रियावाद पर आधारित थी। यह यूरोप के देशों में फैलने वाले क्रांतिकारी विचारों को कुचल देना चाहती थी। कांग्रेस के सदस्य प्रजा तंत्र के अंत करके यूरोप में निरंकुश शासन की स्थापना करना चाहते थे। राष्ट्रों के भाग्य का निर्णय करते हुए उन्होंने वहां के लोगों की इच्छाओं भावनाओं का भी कोई ध्यान नहीं रखा, जिसके परिणाम स्वरूप कई देशों में स्वतंत्रता आंदोलन हुए। 1848 ईस्वी में फ्रांस में एक बार फिर से क्रांति हुई। अगर हम इसके आगे दोष को देखें तो विभिन्न राष्ट्रों के जो व्यक्तिगत स्वार्थ नजर आते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ वेरियस नेशंस, वियना कांग्रेस का कार्यक्रम सिद्धांतहीन था। बड़े बड़े देशों के अपने हित और स्वार्थ थे। उन्होंने अपने स्वार्थों को सामने रखकर ही सब निर्णय किए थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, पर्शिया, रशिया, इंग्लैंड। बड़े देशों ने अपने प्रभाव और साम्राज्य के विस्तार का प्रयत्न कर रहे थे। ये कहना अनुचित नहीं होगा कि कांग्रेस में विजय राष्ट्र लूट का माल बटोरने के लिए इकट्ठे हुए थे। इन राष्ट्रों ने अन्य राष्ट्रों के हितों तथा अधिकारों की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। यही कारण था कि कांग्रेस यूरोप की समस्याओं को स्थायी रूप से हल नहीं कर सकी। इसके अलावा कांग्रेस केवल एक दिखावा थी। वियना कांग्रेस के विषय में हेजन लिखते हैं कि यह केवल एक दिखावा था। यूरोप के अनेक देशों की सभा न होकर केवल 4 बड़े राष्ट्रों की ही सभा बनकर रह गई थी। इन्हीं देशों ने पूरा नियंत्रण था और इसकी आड़ में अपना अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे। ये 4 बड़े राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया, पर्शिया, रूस और इंग्लैंड थे और 1814 ईस्वी में चाउमोंट ने एक गुप्त संधि करके लगभग सभी निर्णय आपस में पहले ही कर लिए थे। छोटे देशों की कांग्रेस में कोई भी आवाज नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें बड़े राष्ट्रों द्वारा किए गए निर्णय स्वीकार करके समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े। इसके अलावा दोषपूर्ण व्यवस्था, डिफेक्टिव सेटलमेंट, वियना कांग्रेस द्वारा जो व्यवस्था की गई थी वह बड़ी ही दोषपूर्ण थी। यह व्यवस्था अस्थायी सिद्ध हुई। कांग्रेस ने देशों की सीमाओं में बड़ा हेरफेर किया। ऐसा करते हुए उसने राष्ट्रवाद की भावनाओं का बड़ा अनादर किया। कुछ राज्यों को उनकी इच्छा के विरुद्ध अन्य राज्यों में मिला दिया गया। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे नए राज्यों की भी स्थापना की गई जहां लोग जाति, धर्म, भाषा की दृष्टि में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। प्रोस्टेट हॉलैंड को कैथोलिक बेल्जियम के साथ मिला दिया गया, जबकि दोनों देशों के लोगों की भाषा बिल्कुल अलग थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि बेल्जियम ने 1830 ईस्वी में विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने नॉर्वे को स्वीडन के साथ मिला दिया। पोलैंड के 3 भाग करके
कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि कांग्रेस द्वारा की गई व्यवस्था दोषपूर्ण और अस्थायी सिद्ध हुई। इसके अलावा निकम्मे शासकों को दोबारा से सिंहासन देना। वियना कांग्रेस का एक और कार्य राजकीय वशों के संबंध रखने वाले निकम्मे और पुराने शासकों को सिंहासन देना था। ये सभी शासक निरंकुश और स्वेच्छाधारी थे। उन्हें प्रजा के हितों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उन्हें राष्ट्रवाद और प्रजातंत्र की भावनाओं को पूरी तरह से कुचल डाला, जिसके परिणाम ये हुआ कि ऐसे शासकों के विरुद्ध जनता ने विद्रोह कर दिया और शांति भंग हो गई। इसके अलावा हमें एक और नजर आता है पूर्वी क्वेश्चन, पूर्वी समस्या। कांग्रेस के अधिकार तथा शक्तियां बहुत ही सीमित थी। यही कारण था कि ये पूर्वी समस्या को हल करने में असफल रही। इसके अलावा बदले की भावना का भी प्रयोग वियना कांग्रेस में किया गया। कांग्रेस की नीति बदला लेने की भावना पर आधारित थी। कांग्रेस ने नेपोलियन की भूलों का बदला फ्रांस से लेने का प्रयत्न किया। इसने फ्रांस की सीमाओं को कम कर दिया और फ्रांस के पड़ोसी राज्यों की शक्ति इतनी बढ़ा दी कि फ्रांस भविष्य में कभी भी उभरने का साहस नहीं कर सका। इसलिए कांग्रेस ने जिनेवा और वेनिस के गणतंत्र राज्यों का अंत कर दिया। कांग्रेस के इस प्रकार का व्यवहार बहुत ही अन्यायपूर्ण था। अगर हम कंक्लूजन के तौर पर पढ़ें तो हमें नजर आता है कि सच तो ये है कि वियना सम्मेलन ने यूरोप के मानचित्र को बदलने का प्रयास किया। ये परिवर्तन उच्च आदर्शों से प्रेरित होकर नहीं किए गए थे, बल्कि न ही इनके कोई सिद्धांतों पर आधारित किए थे, बल्कि नेपोलियन की तस्वीर को भी नहीं देखा गया था। यूं तो सभी राजनीतिज्ञ राजतंत्र को बचाना चाहते थे, फिर भी उन्होंने उन राजाओं को दंड दिया जो नेपोलियन के मित्र थे। फ्रांस के गिर्द घेरा डालने के लिए राष्ट्रवाद की भावना का गला घोट दिया। इतना होते हुए भी वियना सम्मेलन की सफलता इस बात में थी कि सभी राजनीतिज्ञों ने पहली बार मिल बैठकर बैठने का प्रयास किया। उन्हें इस बात का आभास हुआ कि समस्याओं का हल केवल युद्धों के द्वारा नहीं, बल्कि विचारों के आदान प्रदान से भी हो सकता है। इसलिए इस सम्मेलन ने एक नवीन युग का भी आरंभ जो है वो किया। तो इस तरह से हमने वियना कांग्रेस के को आलोचना के तौर पर पढ़ा कि किस तरह से वियना कांग्रेस ने कार्य किए। धन्यवाद।